नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12वीं पास छात्राओं के लिए जरूरी खबर, प्रोत्साहन राशि के लिए अंतिम मौका, 20 दिसंबर तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आज से पुनपुन खरमास मेला का आयोजन, 14 जनवरी तक चलेगा ये मेला। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी तैनात। 17 दिसंबर को ITI दीघा में नियोजन मेला का आयोजन। अभ्यर्थियों के पास तकनीकी या गैर तकनीकी प्रमाण पत्र होना जरूरी। भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन। गंगा कोसी पर 5 पीपा पुल बनाने की मिली मंजूरी। पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, मधेपुरा, खगड़िया को होगा फायदा। कृषि, व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। मुंबई में 19वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड का हुआ आयोजन। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। पवन सिंह ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब। बिहार में सर्द हवाओं का बदल रहा रुख। पूर्वा हवा से तापमान में गिरावट की है संभावना। 8 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 405 रन। जसप्रीत बुमराह ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। बुमराह ने 12वीं बार पारी में लिए 5 विकेट। चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी CWC ने भर्ती निकाली है। ये भर्ती मैनेजमेंट, ट्रेनी, अकाउंटेंट समेत कई पदों के लिए है, जिसके तहत 189 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में MBA, PG, BCom, BA, CA या कृषि, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या जैव रसायन की डिग्री आदि होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जरूरी खबर है। 12वीं पास छात्रा जिन्होंने 12वीं परीक्षा 2022, 2023 और 2024 में परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जाने का अंतिम मौका मिला है। छात्राएं 20 दिसंबर 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। छात्राओं का रजिस्ट्रेशन एक कल्याण पोर्टल medhasoft.bih.nic.in के माध्यम से होगा। किसी भी तरह की तकनीकी सहायता के लिए आप मोबाइल नंबर 9534547098 और 8986294256 या ईमेल ID mkuyinter2022@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेला 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगा। ये मेला हर साल देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रशासन ने मेले की तैयारी पूरी कर ली है और जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह तथा वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने त्रुटिहीन प्रशासनिक प्रबंध सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। मेले के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। अस्थायी नियंत्रण कक्ष, मे आई हेल्प यू काउंटर, CCTV निगरानी और QRT की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही रेलवे और नदी घाट पर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे तेजेंद्र खन्ना के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1938 में हुआ था। ये दिल्ली के 2 बार उपराज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया है। ये वर्ष 1961 में बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। तेजेंद्र खन्ना अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। श्रम संसाधन विभाग द्वारा ITI दीघा पटना में 17 दिसंबर को 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 2024 का आयोजन हो रहा है। मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। इसमें भाग लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास तकनीकी या गैर तकनीकी प्रमाण पत्र हो। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप 8825274020 पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान
योजना संपूर्ण टीकाकरण योजना के तहत लाभार्थी कन्या शिशु के माता या पिता या अभिभावक को 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि लाभार्थी बिहार का निवासी हो, संपूर्ण टीकाकरण 2 वर्ष की आयु तक पूरा हो, शिशु की 3 वर्ष आयु तक ही प्रस्तुत दावा मान्य होगा। ध्यान रखें, ये योजना प्रथम और द्वितीय वरीयता वाले कन्या शिशु के लिए मान्य है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। भारत में गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये लाइसेंस आरटीओ द्वारा एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और समय खत्म होने के बाद इसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 महीने के बाद तक वैलिड रहता है, लेकिन अगर इसे 1 साल तक रिन्यू नहीं किया गया तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यदि लाइसेंस को 4 साल से अधिक समय हो चुका है तो आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जैसे कि नया आवेदन और ड्राइविंग टेस्ट। इसके लिए आपको सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा, फिर निर्धारित तारीख पर आरटीओ कार्यालय जाकर लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। बिहार में गंगा और कोसी नदी पर 5 पीपा पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है, जो पटना, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, मधेपुरा और खगड़िया जिलों को जोड़ेगा। इन पुलों से दियारा क्षेत्रों की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, जो पहले गंगा पार करने के लिए नावों पर निर्भर थे। गंगा पर 4 और कोसी नदी पर 1 पीपा पुल बनेंगे। पीपा पुलों से कृषि उत्पादों की ढुलाई, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इन पुलों की कुल लंबाई 732 मीटर से 793 मीटर तक होगी और इस पर लगभग 104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा इन पुलों का निर्माण किया जाएगा। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ अभ्यर्थियों ने बवाल किया था। इसके बाद पटना जिला प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने बापू परीक्षा भवन में शांतिपूर्वक परीक्षा के आयोजन की तस्वीरें साझा की। जिला प्रशासन ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की थी, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द हो सके। प्रशासन ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है और साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में पिछले साल मई से जारी हिंसा में शनिवार को 3 लोग मारे गए, जिनमें से 2 बिहार के मजदूर थे। इनकी पहचान लक्ष्मण कुमार और दशरथ कुमार के रूप में हुई है, जो गोपालगंज जिले के राजवाही गांव के रहने वाले थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है और अन्य सरकारी लाभ देने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में बिहार के आयुक्त को मृतकों के शव उनके पैतृक गांव भेजने और परिवार को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करके लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। बिहार में परिवहन व्यवस्था में बदलाव आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में 3 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ेगा और 8 जिलों से होकर गुजरेगा। दूसरा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों से होकर झारखंड और हल्दिया पहुंचेगा। तीसरा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया तक बनेगा, जिससे यात्रा समय आधा हो जाएगा। इन एक्सप्रेसवे से यात्रा आसान होगी, राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अलाइनमेंट मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय खरे का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किडनी रोग और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। बेंगलोर के कावेरी अस्पताल में भर्ती होने के बाद इनकी हालत स्थिर थी, लेकिन बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। विजय खरे ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें 1983 की गंगा किनारे मोरा गांव और 2003 की हमरा से बियाह करवा जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में उनकी अदाकारी को लोग आज भी याद करते हैं। उन्हें बिहार का गब्बर सिंह भी कहा जाता था। 2019 में फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में बताया कि अब हर सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक बार कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने की भी सलाह दी और कहा कि उन्हें आगे की सीट पर बैठाकर होमवर्क चेक किया जाए। इसके अलावा विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षाएं और विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। शनिवार को छात्राओं को खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा। छात्रों की शिकायतों पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने जांच का आश्वासन दिया और सीबीएसई से बिहार बोर्ड में दाखिला प्रक्रिया की समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। व्हाट्सएप ने अपनी कॉलिंग सर्विस में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। अब यूजर्स को बेहतर कॉलिंग अनुभव देने के लिए वॉइस और वीडियो कॉल्स में सुधार किए गए हैं। इसमें सिलेक्टिव ग्रुप कॉल्स का फीचर भी शामिल है, जिससे आप ग्रुप कॉल के दौरान कुछ चुनिंदा लोगों को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉल्स को और मजेदार बनाने के लिए नए इफेक्ट भी जोड़े गए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शन के साथ अब कंप्यूटर से भी कॉल करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। इसके साथ ही iOS के लिए एक नया इन ऐप डायलर फीचर भी आया है, जिससे यूजर्स सीधे नंबर डायल कर सकते हैं बिना कॉन्टैक्ट सेव किए। मुंबई में आयोजित 19वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड यानी BFA में भोजपुरी सिनेमा का शानदार उत्सव देखने को मिला। इस कार्यक्रम में मनोरंजन, संस्कृति और सिनेमा का बेहतरीन संगम हुआ। माई प्राइड ऑफ भोजपुरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ गायक का खिताब दिनेश लाल यादव, निरहुआ को सर्वश्रेष्ठ गायक महिला का खिताब प्रियंका सिंह को मिला है। पवन सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अंजना सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। यश कुमार और काजल यादव को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। अन्य अवार्ड्स में राजकुमार आर पांडे को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, रजनीश मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक और अवधेश मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। बिहार में सर्द हवाओं का रुख बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब पूर्वा हवा के बहाव से तापमान में गिरावट की संभावना है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगहों पर 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू और सरैया में भी उद्योग क्षेत्र का विस्तार होने जा रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत भूमि चयन, हस्तांतरण और अधिग्रहण से होगी। पारू सीओ द्वारा शनिवार को 788 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें पारू, चिउटाहा और भोजपट्टी क्षेत्रों की भूमि शामिल है। 28 एकड़ भूमि बिहार सरकार के नाम से दर्ज है, बाकी निजी भूमि है। निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुमानित राशि तैयार की जाएगी और उद्योग विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद हितधारकों को मुआवजा दिया जाएगा। सरैया में भी भूमि चिन्हित की जा रही है। अगले 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होने पर कंपनियों को बुलाया जाएगा। सुपौल में जनसंवाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ है तो बिहार को ये दर्जा कब मिलेगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे देश के सबसे बड़े फिजूल खर्च मुख्यमंत्री हैं और 15 दिनों की यात्रा पर 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार की बुनियादी ढांचे की बदहाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 2025 में महागठबंधन सरकार बनने पर तेजस्वी ने माई बहिन मान योजना लागू करने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि वे एनडीए की नकल कर रहे हैं। चिराग ने तेजस्वी यादव की माई बहिन मान योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार की जनता समझती है कि ये वही योजना है जो एनडीए सरकारों ने पहले ही लागू की है। चिराग ने 1990 के दशक की याद दिलाते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव के माता पिता की सरकार थी तो वे सिर्फ जातिवाद और सांप्रदायिकता फैलाने में लगे थे। चिराग ने यह भी कहा कि तेजस्वी के नेताओं ने उनकी मां के लिए अपशब्द कहे थे और अब वे महिलाओं की चिंता दिखा रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जब केंद्र में उनकी पार्टी थी तो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवाया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेने की भी बात कही है और कहा है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की ताकत केवल राहुल और प्रियंका गांधी के पास ही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए ताकि बिहार में पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोका जा सके। कांग्रेस 15 जनवरी के बाद संगठन विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 20 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है, जो पहले 15 दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद थी। यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार महिलाओं से फीडबैक लेंगे और संभवतः यात्रा के बाद या बीच में कोई महत्वपूर्ण घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसकी स्वीकृति कैबिनेट से पहले ही मिल चुकी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1951 में हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई थी। आज के ही दिन वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध विराम पर सहमति के बाद पाकिस्तान से पृथक होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आज के दिन वर्ष 1985 में कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया था। आज के दिन भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। बारिश के कारण पहले दिन का खेल बाधित रहा, लेकिन दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट गंवाकर 405 रन बना लिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया और पारी में 12वीं बार 5 विकेट लिए। बुमराह ने इस सीरीज में अब तक 12 विकेट लिए हैं और उनका औसत 12.18 का रहा है। उन्होंने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को तोड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पछाड़ दिया। उसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। गूगल सर्च के टॉप 5 में चिराग पासवान को तीसरा स्थान मिला है। चौथे नंबर पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और 5वें स्थान पर साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार पवन कल्याण है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सूची में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद से वे काफी चर्चा में रहे थे, जबकि चिराग पासवान की लोकप्रियता केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बढ़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबर में दावा किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी और 28,500 रुपए मानदेय दिए जाएंगे। यहां नियुक्ति से पहले 1,090 रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में मांग भी की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। इस तरह की फर्जी खबरों से सतर्क रहें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? ऑप्शन ए है डी गुकेश, ऑप्शन बी है विदित गुजराती, ऑप्शन सी है प्रज्ञानंद रमेश बाबू, ऑप्शन डी है अर्जुन एरुगैसी। इसका सही उत्तर है डी गुकेश। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर है केरल। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी है बेथ मुनी, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी है एलिसे पेरी। इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? ऑप्शन है परशुराम दल, ऑप्शन बी है सियाराम दल,
ऑप्शन सी है महेंद्र गोपदल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है जनवरी 1946 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1946 में, ऑप्शन सी है मार्च 1946 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1946 में। इसका सही उत्तर है अप्रैल 1946 में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोतीलाल कुमार, राजेश मांझी, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबू दास, रोशन कुमार, राजीव कुमार, अबुलैस खान, अशोक कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजन कुमार, अनवर करीम खान, कुंदन कुमार यादव, संजय कुमार शर्मा, मुन्ना प्रसाद, पंकज कुमार दास, पप्पू कुमार, विपिन कुमार, ओम प्रकाश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भोजपुरी में आपके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।